तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। आज जो टॉपिक हम यहाँ पे लेने वाले हैं वो ये जानने वाले हैं कि चैप्टर नंबर जो हमारा 1 होता है टेली का, उसको अक्सर हम छोड़ देते हैं कि ये कोई खास मैटर नहीं है, इम्पोर्टेंट मैटर नहीं है और ना जॉब में काम आते हुए थोड़ी मैटर है। तो आज हम समझेंगे कि ये जो चैप्टर 1 है वो आपके प्रैक्टिकल में, आपके जॉब में कितना काम आने वाला है। आज आपको मैं समझाने वाला हूँ कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में आप जाते हो तो इन चैप्टरों को कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने वाला टीचर आपके पास है ही है। हम बताएंगे कि उस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट आपको रखना है। अगर इसका आप ध्यान रखते हैं तो आप जॉब में बेहतर वर्क करेंगे। क्यों करेंगे तो रीजन है, तो आपके सामने देखेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ हम दिखा देते हैं। तो आज जो टॉपिक है चैप्टर 1, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, और प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन क्या कहता है। अगर आपको चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ाया जा रहा है तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो ध्यान में रखिएगा, इस चैप्टर में हम कुछ चीजें हैं जैसे लेन देन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना कि इसको यहाँ रखना है, इसको वहां रखना है, सारांश बनाना और उनका विश्लेषण करना। यानी आप इस चैप्टर को ध्यान से वर्क करते हो तो कभी भी आपको लेजर बनाने, रिपोर्ट बनाने, गलतियों को समझने, इन सब में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मेरी बात उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि हमें जॉब करना है, जिनको सर्टिफिकेट से मतलब है, वो वीडियो को छोड़ के जा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चैप्टर 1 यानी हथेली के हर एक चैप्टर को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत कुछ है। तो नेक्स्ट हम क्या समझते हैं इसमें। इसका फर्स्ट टॉपिक हमें मिलता है कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। हमें यहाँ ध्यान समझना होगा, क्योंकि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें समझ में आ पाया कि हमें एंट्री किन किन चीजों को करनी है। एग्जाम्पल के लिए आप ट्रांजेक्शन क्या समझते हैं कि सामान खरीदे, पेमेंट किए। लेकिन बिजनेस में ट्रांजेक्शन अलग होता है। अगर इस ट्रांजेक्शन में, मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन में आपका कंपनी कैश इन्वॉल्व नहीं है तो आपके लिए ट्रांजेक्शन नहीं है। फिर टॉपिक में आते हैं। तो लेखा शास्त्र का अर्थ है व्यापारिक रिकॉर्डों को व्यवस्थित करने के तरीके को रखना और वित्तीय परिणाम को तैयार करना। यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही हमें चीज को ध्यान में रखना है कि हमारी कंपनी का जो पैसा है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, कहाँ से इनकम आई है। इसको फोकस रखता है आपका टैली। और ये चैप्टर हमें यही समझा रहा है कि आपको सिर्फ उन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है जिसमें कंपनी का कैश इन्वॉल्व है। कुछ मैं टॉपिक और आगे बढ़ा देता हूँ आपके लिए। तो लेखा शास्त्र के अनुसार प्रयुक्त शब्दावली, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना होगा। क्योंकि हमारे डेली लाइफ में इन सब चीज का अलग मीनिंग है, लेकिन हमारे दिल्ली के बारे में बात करें, हमारे कॉमर्स के बारे में बात करें या व्यापार के बारे में बात करें तो वहां पर मीनिंग कुछ और हो जाती है। जैसे कि हम एसेट्स के बारे में समझते हैं। तो एसेट्स मतलब संपत्ति है जो बिजनेस के पास है, जैसे कि कैश, बिल्डिंग और फर्नीचर, यानी जिससे कंपनी का संचालन हो रहा होगा वो। तो इस चैप्टर में यानी इस टॉपिक पर को ध्यान देना है कि कौन कौन सा टीचर, मतलब आपका जो टीचर है वो कौन कौन से एसेट्स के बारे में बता रहा है जो कंपनी में यूज होती है। और यहाँ पर आपको उस एसेट्स और एसेट्स और स्टॉक के बारे में डिफरेंस डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छा चैप्टर बनता है कि हमारा स्टॉक कौन सा है और हमारा एसेट्स यानी हमारा जो कंपनी का स्टॉक है वो क्या हो। मतलब आपने मोबाइल परचेस किया, मान लीजिए आपकी कंपनी कंपनी है जिसमें मोबाइल आप सेलिंग करते हो, तो सेम मोबाइल फोन आप बेचने के लिए भी रखोगे और सेम अपने पास भी रखोगे। कहने का मतलब है कि जो मोबाइल आपके पास है, आपकी संपत्ति है, और जो दुकान में रखा है बेचने के लिए वो स्टॉक है। फिर भी आपके टीचर को बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो टॉपिक आगे लेते हैं। लायबिलिटीज, बिजनेस को चुनना होता है, लोन क्रेडिट, मतलब यहाँ पे हम जानते हैं कि कौन कौन सी चीजों को हम पेबल करेंगे। इस चैप्टर में इस टॉपिक में और इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला है। अगर कोई टीचर को नहीं समझाता है तो आपके जॉब को लगने के, मतलब समझ रहे हैं ना, आपको एक तरीके जॉब लगना नहीं चाह रहा है। क्योंकि यही जो चीजें हैं, ये वर्ड है जो आगे चल के हमारे काम आते हैं। अभी आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगा कि ये लाइबिलिटीज क्यों जरूरी, कैपिटल क्यों जरूरी, रेवेन्यू क्यों हमें समझना जरूरी। लेकिन जब आप किसी जॉब में जाते हैं, इनका मीनिंग जानना जरूरी है, तभी तो आप रिपोर्ट जनरेट कर पाओगे। बात को समझ। कैपिटल
तो ऑनर द्वारा लगाया गया पैसा कैपिटल है। रेवेन्यू बिजनेस से होने वाली कमाई और एक्सपेंस बिजनेस चलने में होने वाले खर्च को हम करते हैं। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे कुछ टॉपिक के लिए हूँ। इस चैप्टर में ना बहुत सारी चीजें आने वाली है जो आपको टर्म समझाया कि बिजनेस में इसका मतलब क्या होता है। एक खास टॉपिक जो यहाँ पे मैं ऐड नहीं किया उसको भी मैं यूज कर लेता हूँ। अगर हम परचेस का डेफिनेशन हमारे डेली लाइफ में पढ़ते हैं तो क्या है परचेस। परचेस का मतलब है कि सामान खरीदे और हो गया। लेकिन अगर बिजनेस के नजरिए में परचेस वही होता है कि जिसको हम रीसेल कर सके, मतलब हम खरीद इसलिए रहे हैं कि उसको बेचना है। तो जब इस उद्देश्य से कुछ परचेस किया जाता है वही आपका स्टॉक होता है, वह वो परचेस होता है। और अगर आपका उद्देश्य ये है कि खरीदेंगे और कंपनी में यूज करेंगे तो परचेस नहीं है, वो एसेट परचेसिंग है। क्लियर। अब जब मैं परचेस बोल रहा हूँ तो परचेस बाय डिफॉल्ट गुड्स के लिए होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। आपको ध्यान में रखना है कि अकाउंटिंग क्या कहता है। वैसा इकाई की अवधारणा, बिजनेस और ऑनर अलग होते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि बिजनेस और ऑनर जो होता है अलग अलग होता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा कॉमर्स की बेसिक पढ़ाई आपको जरूरी है, और यहाँ पे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। कॉमर्स से हो तब भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पढ़ाया जाएगा। और इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया जा रहा है तो इस वीडियो को देख कर जाइए, अपनी टीचर के सामने दिखाई कि अभी इस चैप्टर में ये पढ़ाइए। यहाँ पे समझाया है कैसे बिजनेस और ऑनर अलग होता है। कई बार हमने अपनी वीडियो में इसका जिक्र किया हुआ है। हमने कैपिटल के एंट्री को समझाया है कि गलत एंट्री करने और सही एंट्री पर क्या होता है। और उसी टॉपिक में हमने ये भी बताया था कि ये जो बिजनेस और ऑनर कैसे अलग अलग होता है। तो अगर आप वहां से अगर को नहीं सीखा जा रहा है तो एक बार हमारे चैनल में विजिट कर लीजिएगा। वैसा कोई टीचर आपको बेहतर चाहते हैं, लेकिन कोई होता है जो टाइम पास पढ़ाना चाहता है तो वो अलग मैटर। मनी मेजरमेंट, यहाँ पे सिर्फ वही घटनाएं रिकॉर्ड होती हैं जो पैसे वापस जाती है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो आप एक कंपनी में आ, हो रहा है घटना, उस कंपनी कैश इन्वॉल्व है वही आपको लिखना होता है डेली में। आपको ध्यान में रखना है इस चीज को। और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, चंचलित और व्यवसाय अवधारणा, बिजनेस लंबे समय तक चलेगा ऐसा माना जाता है। मतलब का बिजनेस कितना घटिया भी क्यों ना हो, जो सक्सेस होने के चांसेस ना हो, लेकिन फिर भी ये उद्देश्य होता है कि ये ग्रो करेगा और इसी उद्देश्य से हम बिजनेस करते हैं। ये अलग मैटर है, आगे ले जाते हैं। अ, उधारी अवधारणा, लेन देन का उसी साल में रिकॉर्ड होगा जिस साल में हुआ है, चाहे पैसे बाद में है। मतलब अगर सामने वाले से वो आपने सामान आज बेचा है या आज उसे खरीदा है तो एंट्री उसी समय होगी, चाहे पैसा वो अगले साल क्यों ना हो। मतलब जब पैसा मिलेगा तो एंट्री करेंगे ऐसा नहीं। जो घटनाएं घट रही है उसे एंट्री करनी पड़ेगी। जिसका पैसा बाद में भी आ सकता है और अभी भी आ सकता है। यहाँ पे इस चैप्टर में और इस टॉपिक में कैश के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आप दोहरा लेखन प्रणाली देखिए, अगर आप टेली का प्राइम वर्जन यूज कर रहे हो, और वैसे इसे बहुत समय पहले से अपडेट हो चुका है, तो आपको ये दोहरा लेखन प्रणाली की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको जो टेली है रिपोर्ट ऑटोमेटिक दे देता है। कोई डेबिट क्रेडिट में एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती। जनरल एंट्री का आप यूज कर सकते हो, लेकिन बाकी जो पेमेंट रिसीव या जो भी वाउचर्स हैं टेली में वो ऑटोमेटिक सेटअप है और रिजल्ट डेबिट क्रेडिट के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आपको रिपोर्ट जब आता है तो समझने में आसानी होती है, इसलिए चैप्टर पे ये टॉपिक होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि हर लेन देन का दो पहलू होता है, जिसको हम डेबिट क्रेडिट के नाम जानते हैं। अगर आप कैश में सामान खरीद रहे हो तो कैश घटेगा और धूप बढ़ेगा। सिंपल सी बात है कि अगर आप सिर्फ ये लिख रहे हो कि मैंने ये सामान खरीदा, ये सामान खरीदा, और ये लिख नहीं रहे हो कि कितना पैसा गया है, तो आप कभी कंपनी को प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ पता नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही आप सिर्फ पैसा जा गया है लिख रहे हो, और क्या चीज आया है नहीं लिख रहे हो, तो आपकी कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, स्टॉक कितने हैं, कभी हिसाब नहीं कर सकते। इसलिए इंडियन कॉन्सेप्ट के अनुसार हर एक ट्रांजेक्शन का दो पहलू होता है और हमें दोनों को रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो डेबिट क्रेडिट के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि एसेट्स बढ़ना को डेबिट में और एक्सपेंस को बढ़ना को डेबिट में, क्रेडिट में लायबिलिटीज और इनकम करते हैं। इससे छोटा सा एग्जांपल दिया गया है, और इसमें जब गोल्डन अकाउंटिंग रूल लागू होगा तो और भी डिफरेंट होने वाला है। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। रूल डेबिट क्रेडिट का आप ध्यान रख लीजिएगा, अभी जो मैं बताया था वही है। इसको एक अलग से पेज में इसलिए लिया गया है ताकि आप एक चार्ट के हिसाब से आप देख लो कि किनको इंक्रीज करना है और किनको डिक्रीज करना है। तो आगे फिर देखते हैं रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, वैसा एक लेन देन का रिकॉर्ड। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल आता है।
अगर इस चैप्टर को जो आप पढ़ रहे हो और 1.5 के टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो टीचर को यहाँ पर एक प्रैक्टिकल कराना जरूरी है, जहाँ पे आपको किसी भी ट्रांजेक्शन की एंट्री एक बार टैली में करके दिखानी होगी। अगर वो थ्योरी थ्योरी पढ़ा के प्रैक्टिकल खत्म कर रहा है तो गलत तरीका है। यहाँ पर आके इस टॉपिक पर आके सामने वाले को एक प्रैक्टिकल कराना होगा। क्यों कराना होगा? क्योंकि आप पढ़ोगे क्या, जनरल एंट्री होगी, फिर लेजर एंट्री होगी, ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर फिनेंशियल अकाउंट बनेगा। यही आप कॉमर्स से पढ़ते आए हो, यही इस थ्योरी में पढ़ोगे। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हो, क्या प्रैक्टिकल में पहले जनरल एंट्री होती है? अगर आप टेली में वर्क कर रहे हो तो आपको सवाल करना होगा कि पहले हम जनरल एंट्री करते हैं कि लेजर एंट्री करते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत टेली आपने चलाया है तो मैं छोटा सा एक आइडिया आपको देता हूँ। आप पेमेंट या रिसिप्ट की एंट्री करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आप लेजर में जाके, नेम में जाके, अंडर में कुछ करते हो तब अगर टेली एंट्री करने देता है। लेकिन यहाँ बुक में क्या लिखा हुआ है? जनरल एंट्री फिर लेजर। क्योंकि हमारा जो बुकिंग कॉन्सेप्ट है, जो कॉपी में लिखने का कॉन्सेप्ट है, वो ऐसे ही चलता है। जनरल एंट्री करो, फिर उनकी सिंगल सिंगल अलग एंट्री करो, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। लेकिन टेली में सबसे पहले लेजर बनेगा, जिसमें नेम और अंडर में डालोगे, कुछ डिटेल डालोगे, उसके बाद उसका वाउचर एंट्री होगा, और वाउचर एंट्री के बाद बाकी रिपोर्ट मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे कॉमर्स वाले बच्चे और बिजनेस वाले बच्चे यहीं पर आके अटकते हैं, क्योंकि वो बुक में पढ़ते ही कुछ और है, लेकिन टेली थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट साथ काम करता है। तो ये चैप्टर में प्रैक्टिकल कराना बहुत जरूरी है, और नहीं करा रहे हैं तो कराइए। अगर आप टीचर आप देख रहे हो या स्टूडेंट आप देख रहे हो, यहाँ करना जरूरी है। अब ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस एक सारांश है, इसमें यह देखा जाता है कि आपका डेबिट क्रेडिट बराबर, मतलब सिंपल से बात बोलो, किस अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितना लगाया था, कितना है, मतलब सबका ग्रुप ग्रुप दिखाया, मतलब टोटल कैपिटल, टोटल करेंट लायबिलिटीज, मतलब जितने भी आपको लेनदार हैं उनको एक साथ ना दिखा के एक बार दिखाएगा। जितना परचेस सबको एक दिखाएगा, मतलब आपका बिजनेस कितना स्ट्रांग है ये ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएगा। और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट के हिसाब से बनता है, लेकिन आपको कुछ ध्यान जरूरत नहीं है इस रूल को याद रखने के लिए। टेली बनाकर आपको दे देगा। लेकिन ध्यान रखना, इससे पता चलता है कि आपका बिजनेस की स्थिति क्या है। तो इस चैप्टर को भी और इस टॉपिक को भी ध्यान रखिएगा। और फिनेंशियल स्टेटमेंट, जब आपका बिजनेस मंथली, तिमाही या छिमाही हो जाएगा, तो आपका बॉस आपसे ये स्टेटमेंट मांगेगा। आपसे ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट का प्रिंट मांगेगा, ग्रॉस प्रॉफिट लॉस पता करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपको बोलेगा कि इसका प्रिंट निकालो, बैलेंस शीट का, और बहुत सारे फिनेंशियल स्टेटमेंट आपको बोलेगा इसका प्रिंट निकाल, ताकि उसे पता करना है कि कंपनी के कंडीशंस क्या है। अगर बॉस को नहीं पता करना है तो किसी को भी ऑडिट करने वाले को ये चीज पता करना पड़ता है। इसलिए आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये चैप्टर में और इस टॉपिक में आके अपने जितने फिनेंशियल स्टेटमेंट है सबका रिपोर्ट निकालना सीख जाओ। कौन से एंट्री करने से क्या रिपोर्ट आता है, यही हमें समझना है। यानी यहाँ एक प्रैक्टिकल और बढ़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। सब्सिडरी बुक और कंट्रोल ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि मैं क्या बताने वाला हूँ। देखो, अगर हम कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं तो हमें क्वेश्चन मिलता है, और टेली में भी आते हैं तो क्वेश्चन मिलता है कि गुड परचेस फ्रॉम मोहन, मोहन से सामान खरीदा है, अब चलो इसकी एंट्री करो। लेकिन जब जॉब में जाओगे तो ऐसा होगा क्या? कोई बोलेगा कि मोहन सामान खरीदा है, मैंने सपने में सामान खरीदा, अब इससे हकीकत में एंट्री कर दो? नहीं, आपको परचेस बिल मिलेगा, एंट्री कर दो। सेल्स बिल मिला, एंट्री कर दो, या सेल्स बिल यहाँ बना सकते हो। फिर भी कुछ बिल आपके टेबल में आएंगे, उससे आपको समझना जरूरी है। जैसे कि कैश बुक, अगर कहीं किसी के कैश अकाउंट से, मतलब कैश डिपार्टमेंट है, वहां से किसी को कैश दिया गया है, कुछ हुआ है, तो कैश बुक में उसकी एंट्री होगी, और उस बुक को आपको दिया जाएगा, और आपको टेली में एंट्री करनी होगी। ये कुछ इस प्रकार बनता है कि सिंगल कॉलम बनता है, डबल कॉलम बनता है, और 3 कॉलम बनता है। और यही रिपोर्ट आपको टेली में भी दिखा सकते हो, टेली में भी कैश बुक कॉलम बनता है। लेकिन अगर ये एंट्री कहीं हो रही है, मतलब अकाउंट डिपार्टमेंट में हो रही है, तो उसका भी रिकॉर्ड आप टेली में करते हो। पेटी कैश बुक छोटे छोटे खर्चे नहीं, ऑफिशियल खर्चे हैं। जैसे कि एक टीचर है, वो साइंस के प्रोजेक्ट के लिए बच्चों को कुछ कराना चाह रहा है, तो अपने पैसे तो नहीं कराएगा, स्कूल डिपार्टमेंट से पैसा लेगा। तो ऐसा जो डिपार्टमेंटल खर्चा होता है, इसको पेटी कैश बुक में एंट्री करते हैं, और वो आपके पास आएगा, जिसको देख के टेली में एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार परचेज बुक, सेल्स बुक, जनरल बुक, अलग अलग लेन देन होते हैं जो लिख के रखते हैं बिजनेस वाले लोग। और अगर आप नया टेली ज्वाइन करोगे तो सारा बुक आपको थमा देंगे, अब क्या आप एंट्री करो।
कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ पे सब्सिडरी बुक जब आएगा तो ध्यान में रखना है कौन कौन से बुक से कैसे कैसे हम देख के एंट्री करते हैं। क्योंकि कोई ऐसा होता है ना कि जो कॉपी में लिख के रखा है, उसका बिल नहीं लिख के रखा है, तो लिखने के अनुसार कैसे एंट्री होगी, बिल के हिसाब से कैसे एंट्री होगी, कंप्राइज एंट्री तो कैसे एंट्री होगी। इस चैप्टर में भी एक प्रैक्टिकल बनता है और यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। जॉब चाहते हो, अब खर्च लाना है तो जॉब चाहिए, टेली सीख के सर्टिफिकेट ले, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान रखिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ कंट्रोल अकाउंट भी समझने वाले हो। ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, डायरेक्ट आप समझो कुछ जानोगे। कुछ अकाउंट्स होते हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमने बहुत बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में प्रैक्टिकल किया हुआ, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज कंट्रोल किया है। और ये टॉपिक मैं बोल के नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि इस वक्त मैं तो कुछ थ्योरी मैटर पर हूँ। प्रैक्टिकल रहेगा तो मैं समझा सकता हूँ। आपको यहाँ पे एक कंट्रोल अकाउंट का एक प्रैक्टिकल होना जरूरी है, आपको टीचर को ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक मेरा टॉपिक था और उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिएगा। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।